हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय माफिया क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। और मैं कहीं पर हूँ और वो जगह एकदम सही से स्मूथली काम करे, ये हो ही नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी गाइस। कल मैंने सनफ्लावर की जगह सनशाइन बोल दिया था, जिसे एक व्यूअर ने ही पकड़ लिया। मतलब उनको समझ आ गया था कि मैंने गलती किया है। थैंक यू सो मच यार। ऐसे ही मेरी गलतियों को मुझे दिखाओ। अगर मैं ऐसी गलती करती गई और आप लोग ऐसे नज़रअंदाज करते गए ना, तो मैं अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाऊंगी और ना ही कम होगा, बढ़ता जाएगा। हे एवरीवन, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग कैसे भाग गया था। अब वांग जी को बहुत ज़्यादा जलसी भी हुआ कि विंग कैसे ऐसे भाग गया, और ऊपर से एक अल्फ़ा के साथ। उस अल्फ़ा का चेहरा वांग जी नहीं देख पा रहा था, बट कुछ वक्त में उसे पता तो चलने वाला है। आज बीजिंग में वांग जी का पहला डे था ऑफिस का, लेकिन आज ही उसका मूड बहुत ख़राब है। हालांकि सोंगलान को पता था कि आज वांग जी ऑफिस नहीं आने वाला है, लेकिन अचानक से लंच आवर के टाइम पर ऐसे ही लान वांग जी ऑफिस आ गया बिना किसी नोटिस के, और आके ही सब पर अपना गुस्सा उतार रहा है। तो सोंगलान को पता चल गया कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो लान वांग जी को ऑफेंड करके गया है। इसलिए सभी डरे हुए हैं। सनफ्लावर के साथ जुड़े हुए जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं ये बात बता दिया जाता है कि लान वांग जी शॉर्ट टेम्पर है और लान वांग जी के साथ काम करना आसान नहीं है। उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने काम के पहले दिन से ही सीख लिया था, या फिर उन्हें बता दिया गया था। बट अब जब वो रियल में लान वांग जी के साथ काम कर रहे हैं, फर्स्ट डे ही उनका बहुत बुरा गुजरा है, बहुत ज़्यादा। उन्हें समझ आया है कि लान वांग जी के साथ काम करना असलियत में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दूसरी तरफ निये मिंजू के घर में निये मिंजू और निये होएसांग दोनों को जब विंग के बारे में सब कुछ पता चला, उनको अभी तक विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। विंग के पास्ट के बारे में तो कुछ भी नहीं, सिवाय इस चीज़ की कि विंग का कोई फैमिली नहीं है। बट आज उन्हें सब कुछ पता चला, जिसे सुनकर निये होएसांग तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था, और निये मिंजू कुछ देर विंग को देखता रहते हैं। मतलब उन्हें वो विंग को अपना छोटा भाई मानते हैं। जैसे उनके नज़रों में निये होएसांग है, ठीक वैसा ही विंग है। तो वो बस सोच रहे थे कि इस छोटे से बच्चे की लाइफ में इतना इतना ज़्यादा ट्रेजेडी क्यों है, क्यों। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो विंग से पहले मिलते तो वो काफ़ी हद तक विंग को प्रोटेक्ट कर पाते। बट अभी ये सारी बातें सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना ही निये मिंजू पास्ट में जा सकते हैं और ना ही वो पास्ट को बदल सकते हैं। इसलिए वो अभी प्रेजेंट को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं विंग को हर हाल में सपोर्ट करना एज अ बिग ब्रदर। वो विंग को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर विंग लान वांगजी के पास नहीं जाना चाहेगा, तो लान वांगजी विंग को अपने पास ज़बरदस्ती नहीं लेकर जाएगा। इसका पूरा जिम्मा निये मिंजू लेंगे। निये मिंजू लान वांगजी के नाम को सुनकर ही पहचान चुके थे कि ये लान वांगजी के बारे में बात कर रहा है। सनफ्लावर के ओनर एंड लैंड कॉरपोरेशन के सेकंड वारिस निये मिंजू ये बात अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहे थे कि लान वांगजी के साथ लड़ना या फिर लान वांगजी के सामने डटकर खड़ा रहना आसान बात नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो एक कंपनी रन करते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। ना ही लान कॉरपोरेशन जैसा बड़ा है और ना ही सनफ्लावर जैसा। मतलब लान कॉरपोरेशन जैसा नहीं है तो सनफ्लावर तो कहाँ। इसलिए निये मिंजू फिर भी नहीं डरते हैं। उन्होंने अपने दिल को समझाया कि वो ये चीज़ करेंगे विंग के लिए, एज अ बिग ब्रदर वो करेंगे। विंग बस प्रे कर रहा था कि वांग जी दोबारा उसका पता ना लगाए। विंग ने निये मिंजू की तरफ देखा और बोला, ब्रदर मुझे जल्द से जल्द कहीं जाना है, कहीं ऐसे जाना है जैसे कि मैं कभी था ही नहीं। मुझे इस दुनिया से गायब होना है। प्लीज़ क्या आप मुझे हेल्प करेंगे। निये मिंजू ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, हाँ मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, लेकिन तुम भाग क्यों रहे हो विंग। विंग ने एक
मजबूरी वाला फेस बना लिया। हाँ, वो मजबूर है बहुत ज़्यादा। उसने कहा, ब्रदर, मैंने आपको सब बता दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फिर से वांग जी अपने अंकल, अपने फैमिली के खिलाफ जाए। मेरी वजह से फिर से मेरे अंकल, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, जिन्होंने मुझे एक वक्त तक पाला था, उन्हें फिर से कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। मैं अपने प्यार के लिए उन लोगों को तकलीफ़ नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे पाला है, एक वक्त तक उन्होंने मुझे प्यार किया है। मैं उन्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहता, बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए विंग दूसरी तरफ देखने लगा। वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। नेमिंजू उठते हैं और विंग के सर को पैट करते हैं और कहते हैं, आज शाम तक तुम दूर चले जाओगे विंग, बहुत दूर, जहाँ पर लैन वांगजी भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। यह सुनकर विंग नेमिंजू की तरफ देखता है। नेमिंजू ने अपने आंखों से ही भरोसा दिया, मतलब वो समझा रहे थे कि वो है। विंग को अच्छा महसूस हुआ, लेकिन उसके दिल बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था। उसका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था। एक बार फिर वो वांगजी से भाग आया। एक बार फिर उसने वांगजी को चोट पहुंचाया। उसे पता है कि वांगजी अब भी उससे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा उसका केयर करता है, और वांगजी उसे अपने पास रखना चाहता था। लेकिन विंग वांगजी के पास नहीं रहना चाहता, बिल्कुल नहीं। वो दोबारा ये रिस्क नहीं लेगा। वो नहीं चाहता कि दोबारा जियांग फैमिली के साथ कोई अनहोनी हो। वो नहीं चाहता कि दोबारा लैन कुरैन वांगजी के साथ स्ट्रिक्ट हो या फिर वांगजी को कुछ बुरा भला सुनाए। वांगजी के लिए लैन कुरैन का इम्पोर्टेंस विंग जानता है। अपने फादर और मदर को खोने के बाद दोनों लैन ब्रदर लैन कुरैन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, और लैन कुरैन ने भी उन्हें बड़ा किया है। तो ये रिश्ता अलग है, बहुत ख़ास है और बहुत प्यार है। हालांकि लैन कुरैन दिखाते नहीं है, लेकिन है। और वो प्यार वो अधिकारों से जताते हैं। विंग जो रिश्तों को बचाना चाहता है, रिश्तों का मायने उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर उन रिश्तों का जिन्होंने कभी विंग के लिए एहसान किया हो। लैन कुरैन ने एहसान तो किया है। लैन कुरैन ने जियांग फैमिली को फिर से उनका खोया हुआ हर एक चीज़ लौटा दिया था। इस एहसान के बदले विंग कभी भी एहसान फरामोशी नहीं करेगा, कभी नहीं। ये सोचते हुए विंग ने अपनी नज़रों को झुका लिया। उसने अपने आप को समझाया कि तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। तुम बहुत स्ट्रांग हो विंग, तुम अभी टूट नहीं सकते। तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा, और भी ज़्यादा स्ट्रांग। नेमिंजू निकल पड़े थे विंग के जाने की तैयारी करने के लिए। दूसरी तरफ वांगजी जो अपने ऑफिस डेस्क के ऊपर टेक लगाकर बैठा हुआ था, उसके सामने उसके कुछ गार्ड्स थे जिनके पास नेमिंजू का पूरा डिटेल्स था। कुल मिलाकर विंग को गए हुए 3 घंटा हुआ है, लेकिन इस 3 घंटे में ही वांगजी को नेमिंजू का पूरा डिटेल्स मिल गया, जिसे वांगजी गौर से पढ़ रहा था। कुछ देर बाद वांगजी ने उस फाइल को अपने डेस्क पर रखा और कहा, चलो विंग, घर आने का वक्त हो गया है। यह कहते हुए वांगजी निकल गया। वांगजी के पीछे सोंगलैन भी चला गया, और सोंगलैन के पीछे 2 जो गार्ड्स वहाँ पर थे वो भी निकल आए। वांगजी सीधा ऑफिस से निकला और अपने कार में बैठ गया। गार्ड को पता था कि उसे जाना कहाँ है, तो गार्ड ने तुरंत गाड़ी को ड्राइव करना शुरू किया। सोंगलैन गन लोड कर रहा था, जिसे देखकर वांगजी ने अजीब तरीके से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? सोंगलैन अपने बॉस की बात को सुनकर हैरान हो गया। सोंगलैन ने कहा, मुझे लगा इसका ज़रूरत पड़ेगा। वांगजी ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया और बोला, अगर मेरा ओमेगा डरा तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में दोबारा कभी भी गन नहीं पकड़ पाओगे। ये सुनकर सोंगलैन ने गन को साइड कर दिया। वो चुपचाप बैठ गया। वो पागल है, वो गन को हाथ भी नहीं लगाएगा, बिल्कुल नहीं। ये सोचते हुए सोंगलैन ने अपने आप को गन से दूर किया। वांगजी अपने आप को सीट में एकदम लीन कर देता है और हंसते हुए कहता है, गुड विंग, वेरी गुड। तुम बहुत चालाक हो, बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए वांगजी ने अपने आँखों को बंद किया। अब हमें सीधा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि विंग कैसे भागा था। फार्म हाउस में जब वांगजी और विंग निकलने वाले थे, मतलब जब विंग ब्रेकफास्ट कर रहा था,
तब विंग सोच रहा था कि उसे भागना है, तो फार्म हाउस से निकलने से पहले ही विंग ने एक गार्ड से उसका मोबाइल चुरा लिया था, बहुत ही मुश्किल से। हालांकि उस गार्ड को पता नहीं चला। विंग बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि उसे पता नहीं चला। विंग का तो प्लान था कि वो इस फार्म हाउस से निकलने के बाद ही निये मिंजो को कॉल कर देगा हेल्प के लिए, बट फार्म हाउस से निकलते ही उसे ली शाओ दिख गई, जिसे देखकर विंग का दिमाग फिर गया और उसके दिमाग से सारा कुछ निकल गया था कि उसे भागना है, ये वगैरह वगैरह सब निकल गया था। बट शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए विंग को सडनली ये बात रियलाइज़ हुआ कि उसे भागना है, तो उसने निये मिंजो को उस मौके पर ही कॉल किया था जब ली वांगजी को परेशान कर रहा था ना। तब उस वक्त वांगजी का ध्यान विंग की तरफ से पूरा हट गया था और विंग ने उस मौके का ही फ़ायदा उठाया और निये मिंजो को कॉल कर दिया और बुला लिया। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ था हमें पता है। तो फ्लैशबैक ख़त्म होता है और वांगजी भी अपने आँखों को खोलता है। वांगजी ने अपने मन में सोचा, गार्ड्स को अच्छे से ट्रेन करना होगा। विंग इतनी आसानी से एक गार्ड से कैसे उसका मोबाइल चोरी करके ले गया और उस गार्ड को पता भी नहीं चला। हाँ, ये उसका ओमेगा है, बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा। ये सोचते हुए वांगजी कार से बाहर आया क्योंकि कार रुक चुका था। सॉन्गलैन भी वांगजी के साथ बाहर आया। वो दोनों एक बहुत सुंदर से घर के सामने थे। यह बीजिंग का ऐसा एरिया है जहाँ पर सारे वेल्दी लोग ही रहते हैं, मतलब जो रिच है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिच, बट हाँ, वो खुद के कंपनीज रन करते हैं और वो एक मिडिल क्लास से भी ऊपर जो हो ना वैसे है। मतलब उनके पास अपने शौक़ को पूरा करने के लिए पैसे होते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं। और अभी वांगजी एक बहुत ही सुंदर से 2 मंजिला घर के सामने है, जो बहुत अच्छा है, सुंदर है। और उसके सामने कोई गार्ड तो नहीं है, लेकिन बड़ा सा गेट है। एक बॉडीगार्ड आगे जाता है और बेल बजाता है। 2-3 बार बेल बजाने के बाद दूसरी तरफ से एक इंसान पूछता है कि कौन है। वो गार्ड एकदम नॉर्मल कपड़ों में था, देखकर नहीं लग रहा था कि वो कोई गार्ड है। वो एकदम नॉर्मल इंसान लग रहा था। जब उस गार्ड ने बेल बजाया ना, तब निये हुएसांग नीचे था, मतलब हॉल में था, और विंग ऊपर निये हुएसांग के कमरे में फ्रेश होने के लिए गया था। निये मिंजो जो विंग के भागने का सारा इंतज़ाम करने के लिए निकल पड़े थे, तो अभी घर में बस निये हुएसांग और विंग था। निये हुएसांग बेल की आवाज़ को सुनता है और जाता है और कैमरे में देखता है तो उसे एक इंसान दिखता है जो नॉर्मल लग रहा था। तो निये हुएसांग ने पूछा कि वो इंसान कौन है। वो गार्ड बहुत ही पोलाइटली कहता है, हेलो, मुझे निये मिंजो ने भेजा है। उन्होंने कुछ पास को आप लोगों को देने के लिए कहा है जो इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर हुएसांग को लगा कि शायद उसके ब्रदर ने विंग के जाने के लिए ट्रेन टिकट या फिर फ़्लाइट की टिकट्स ये सब कुछ भेजा होगा। तो निये हुएसांग ने फटाक से दरवाज़ा खोल लिया। वो तो है ही, मतलब उसे चीज़ों को सोचने के लिए वक्त थोड़ी लेना चाहिए, बट उसने लिया नहीं। उसने मासूमियत दिखाया और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही निये हुएसांग ने दरवाज़ा खोला ना, वो गार्ड और उसके साथ 4-5 गार्ड एक साथ घर में घुस गए, जिसे सुनकर निये हुएसांग चिल्ला पड़ा। लेकिन उस गार्ड ने निये हुएसांग को थोड़ा सा गुस्से से घूरा और कहा, चुप, एकदम चुप। इतने सारे लोगों को देखकर निये हुएसांग डर गया बेचारा, बहुत ज़्यादा। वो चुप हो गया, एकदम चुप। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, उसका हाथ पैर कांप रहा था। तभी उस घर में वांगजी और सॉन्गलैन एंटर करते हैं। सॉन्गलैन जो वांगजी के पीछे था, वांगजी आगे था, और वो पूरे घर को एक बार देख लेता है और निये हुएसांग को फिर देखता है और पूछता है कि विंग कहाँ पर है। यह सुनकर निये हुएसांग बताना नहीं चाहता था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो वरिड भी था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि ये लान वांगजी है। ऑब्वियसली निये हुएसांग ने लान वांगजी का चेहरा मैगजीन्स में देखा है, तो वो पहचानता है। साथ में लान वांगजी का वो अल्फ़ा प्रेजेंस और लान वांगजी का वो कमांड करने वाला वॉइस, इन दोनों को महसूस करते हुए निये हुएसांग हकलाने लगा।
वो अपने मुंह से शब्द नहीं निकाल पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो इतना ज़्यादा डर गया था, उसके आंखों से भी आंसू एकदम आने वाले हो ऐसा लग रहा था। अब वांग जी ने ये सब कुछ देखा और वो चुप रहा, लेकिन सॉन्गलैंड वो चुप नहीं रहा। उसने थोड़ा सा तेज वॉइस में कहा, सर जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। और सॉन्गलैंड का ये आवाज़ सुनकर निये हुए सांग उसके मुंह से फिर भी कोई आवाज़ नहीं निकला, लेकिन वो डर गया। उसने अपने हाथों के इशारे से ऊपर दिखाया। जैसे ही वांग जी ने निये हुए सांग के हाथों को देखा, वो तुरंत ऊपर चला गया। वो अकेला गया था, उसके साथ कोई और नहीं गया था। दूसरी तरफ विंग जो शावर में था, तो उसने ये सारी आवाज़ें नहीं सुना है। उसने शावर को बंद किया और अपने आप को बाथ रोब में कवर किया। फिर वो बाथरूम से निकल आया। विंग जो अपने बालों को पोंछते पोंछते बाहर आया और उसका ध्यान बिल्कुल भी सामने की तरफ नहीं था। वो सीधा आईने की तरफ गया और अपने आप को देखने लगा, लेकिन गौर से आईना देखने के बाद विंग का पूरा शरीर जम गया था, क्योंकि ठीक विंग के पीछे एक काउच रखा हुआ था और उस काउच पर वांग जी बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। वो एकदम अपने आप को उस काउच पर लीन करके विंग को देखे जा रहा था। उसका आंखें बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा, और वो विंग को घूरे ही जा रहा था चुपचाप। विंग डर गया। उसने एक गल्प किया और वो पीछे मुड़ा। उसके हाथ से वो टॉवल गिर गया था जिससे वो अपने बालों को पोंछ रहा था। वांग जी ने ये देखा और वो उठकर खड़ा हुआ। फिर वो विंग के करीब आया। विंग इतना ज़्यादा डर गया था वांग जी की आंखों को देखकर कि वो एक कदम भी हिला नहीं पा रहा था। वो पूरा जम गया था अपनी जगह पर। उसे महसूस हो रहा था कि वो बर्फ़ बन गया है। वो अपने आप को हिला नहीं पा रहा था और ना ही महसूस कर पा रहा था। वांग जी विंग के करीब आ चुका था। वो झुका और गिरे हुए टॉवल को उठा लिया और वो खुद विंग के बालों को पोंछने लगा। उसका आवाज़ बहुत ही शांत था। उसने बहुत ही शांत तरीके से कहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हें मज़ा आता है विंग मुझे परेशान करना? अगर तुम्हें इसमें मज़ा ही आता है तो तुम मुझे परेशान कर सकते हो, हर तरीके से कर सकते हो, सिवाय मुझे छोड़कर जाने के अलावा। बी ऑनेस्ट विंग, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी वापस दूंगा, तुम्हें अपने ड्रीम को फॉलो करने का मौका दूंगा, मैं तुम्हें बाहर निकलने दूंगा। लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से अब मैंने अपने माइंडसेट को बदल लिया। अब तुम मेरे पास रहोगे। जितना परेशान करना है, जो करना है, वो सब कुछ तुम मेरे पास रह के करोगे। अगर तुम अपने सपनों को लेकर सीरियस हो, तब भी तुम उन्हें पूरा करोगे तो मेरे पास रहकर। एक शब्द में तुम अब कैद हो चुके हो पूरी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अब आज़ाद होने दूंगा और ना ही मैं तुम पर भरोसा कर पाऊंगा। विंग वांग जी के एक भी सवाल का या फिर एक भी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा था। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। वांग जी ने विंग के रिएक्शन को देखा और एक मुस्कुराहट से विंग को देखा और कहा, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाऊंगा? और तुम्हारा वो भाई, मुंह बोला भाई निये मिंजू, वो तुम्हें इतनी आसानी से मेरे आंखों के सामने से दूर लेकर चला जाएगा या फिर दूर भेज देगा? ये सब कुछ इतना आसान है विंग? बिल्कुल नहीं। वो लाना वांग जी जिसे तुमने अपने 17 साल की उम्र में छोड़ा था, वो बस एक बच्चा था जो किसी भी चीज़ को लेकर नहीं सोचता था सिवाय तुम्हारे, जिसे दुनिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं था। लेकिन ये लान वांग जी बहुत अलग है विंग। वो लान वांग जी और इस लान वांग जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हें समझना होगा। तुम अब मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते या फिर इतनी आसानी से तुम मेरे चंगुल से नहीं निकल सकते। मैंने खुद को वक्त दिया, मैंने खुद को स्ट्रांग बनाने में वक्त दिया। मुझे स्ट्रांग होना ही था क्योंकि मुझे तुम्हें अपने पास रखना था। और मैं आज बहुत स्ट्रांग हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ना ही तुम मुझसे भाग सकते हो। विंग जो अब धीरे धीरे अपने होश में वापस आया, उसने वांग जी के चेस्ट पर ज़ोर से धक्का दिया। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसने
अपने आंसुओं को गिरने से नहीं रोका। वो अपने आंसुओं को वांग जी के सामने रोकना भी नहीं चाहता था। उसके आंसुओं को देखकर वांग जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, सिवाय वो 2 कदम पीछे हट गया क्योंकि विंग ने उसे धक्का दिया था। वांग जी को धक्का देने के बाद विंग ने चिल्लाकर कहा, क्या चाहते हो तुम? एक बार फिर वही सब दोहराया जाए जो कुछ भी 5 साल पहले हुआ था। मैं वो नहीं चाहता, मुझे वो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। 5 साल पहले मैंने अपने अंकल, अपने उन लोगों को दुख में देखा जिन्होंने मुझे अनाथ आश्रम से लाया, जिन्होंने मुझे एक रहने का जगह दिया, जिन्होंने मुझे प्यार दिया। मेरी वजह से वो बर्बाद हो गए, मेरी वजह से उन्हें दुख मिला। फिर भी मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था, सब कुछ। मैं तुम्हारे अंकल के पाँव पड़ा, मैंने उनके सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि मुझे बस तुम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे बस लान वांगजी चाहिए, मुझे बस अपना लंजा चाहिए, मुझे लान कॉरपोरेशन, लान फैमिली, इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात को नहीं सुना। मैं उनके पैर पड़ा, गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने मुझे लात मारकर दूर कर दिया। मुझे इतना मजबूर किया कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर चला आया, सब कुछ। मैंने अपनी मेहनत से किए पढ़ाई को छोड़ दिया, मैंने अपने उन लोगों को छोड़ दिया, मैंने अपनी शिजिए को छोड़ा, मेरा भाई जंगशा, मेरे अंकल, उनको छोड़ा। मैंने तुम्हें भी छोड़ दिया, अपनी मर्ज़ी से नहीं, मजबूर होकर। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे आसपास के लोगों को दुख हो, और इस बार भी मैं वो नहीं चाहता। मैं वो चीज़ें दोबारा दोहराना नहीं चाहता। मुझे बख्श दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। मैं सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। और ना ही मैं चाहता हूँ कि इस बार फिर से तुम अपने अंकल से लड़ो मेरे लिए, या फिर तुम्हारे अंकल से तुम्हारा रिश्ता ख़राब हो। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। प्लीज़ दूर जाओ मुझसे, दूर जाओ। ये कहते हुए विंग रोने लगा, वो अपने घुटनों पर बैठ गया। वांग जी विंग के बातों को गौर से सुनता है। वो कुछ देर विंग को देखता है और फिर आगे आता है। वो विंग को समझाता नहीं है, विंग को दिलासा नहीं देता। उसने विंग का बाजू पकड़ा और विंग को खींचकर खड़ा कर दिया। फिर उसने विंग को उठाया अपने कंधे पर और सीधा विंग को लेकर नीचे आ गया। विंग वांग जी के पीठ पर कील और मुक्के मारता ही जा रहा था। एक के बाद एक मुक्के वो बरसाते जा रहा था और चिल्ला रहा था कि छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना। बट वांग जी के चंगुल से वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वो अपने पैरों से भी वांग जी को लात मार रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी को जैसे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। निये हुएसांग ने वांग जी को ऐसे विंग को लाते हुए देखा तो वो डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसे मेरे फ्रेंड को नहीं लेकर जा सकते, उसे जाने दो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। वांग जी ने निये हुएसांग की बातों को सुना और उसे घूर कर देखा। जैसे ही वांग जी ने ऐसा किया ना, निये हुएसांग चुप हो गया, एकदम चुप। उसके अंदर डर बैठ गया, वो कुछ बोल नहीं पाया, कुछ बोलने का हिम्मत नहीं कर पाया। वो बस प्रे कर रहा था कि काश अभी उसका गग्गा आ जाता, लेकिन नहीं, निये मिंजू नहीं आ पाए और वांग जी विंग को लेकर निकल गया। वांग जी के जाते ही सॉन्गलैन और एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स भी वहाँ से निकल आए। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय, कल मिलेंगे।